चलो। अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या भैया? लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था oogenesis को, ठीक है। तो पहले मैं oogenesis की जो है वो एक याद दिला दूं आपको। अच्छा, oogenesis होता क्या था, ठीक है। oogenesis कहते किसे? अजीब सा आ गया है। हम्म, oogenesis कहते किसे थे? हाँ भाई, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था ना। आई वांट योर रिस्पॉन्स। किसे कहते हैं oogenesis? तो हमने पढ़ा था वो गेमीटोजेनेसिस जो फीमेल्स के अंदर हो रही है, दैट गैमीटोजेनेसिस इज नोन एज oogenesis। फिर हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि भाई oogenesis के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई oogenesis के अंदर जो oogenesis के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आपके पास oogenesis स्टार्ट हो जाती है इवन बिफोर बर्थ, इवन बिफोर बर्थ। और फिर हमने डिस्कस कर रखा था कि बिफोर बर्थ आपके पास क्या बन जाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? इन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर अगर आपको याद हो, ये था आपके पास क्या? ये था आपके पास प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के अराउंड आपके पास क्या मौजूद थे? ये ब्लू कलर से जो सेल्स बना रहा हूं, दे आर ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। ये कौन से सेल्स हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। ये सब हमने पढ़ रखा है, कल ही पढ़ा है हमने, सही है। तो ये आपको क्या मिल रहा है भाई? ये आपको मिल रहा है आपके पास प्राइमरी oocyte, और बाहर आपको ये सेल्स कौन से मिल रहे हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ रखा है। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं? तकरीबन 2 मिलियन follicles are formed at the time of birth। इन 2 मिलियन से तकरीबन 40,000 आपको मिलते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और इन 40,000 में से सिर्फ 400 ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी नई चीज नहीं है, ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। मैं देख लेता हूँ एक दफा अपनी तरफ से, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा भैया, अब जो है वो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो, मैं यहां लिख भी देता हूं, प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके कन्वर्ट होता था सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, और सेकेंडरी फॉलिकल फिर आगे जाके टर्शरी के अंदर कन्वर्ट होता था, और टर्शरी फिर आगे जाके कन्वर्ट होता था ग्राफियन या वेजिक्यूलर फॉलिकल के अंदर, ठीक है। ग्राफियन या वेजिकुलर फॉलिकल के अंदर, और इसी ग्राफियन या वेजिकुलर फॉलिकल से क्या रिलीज होता था? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता था। ये सेकेंडरी oocyte फिर इंतजार करता था स्पर्म का, और अल्टीमेटली अगर स्पर्म आ जाता है तो क्या हो जाती थी? फर्टिलाइजेशन हो जाती थी। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सही,
चलो, ये सब हम लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हमारा जो अब हमारी जो असल डिस्कशन है ना, वो है आज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अच्छा देखो, ये टॉपिक ना बच्चों को काफी मुश्किल लगता है, और ये बड़े मेजॉरिटी लोग जो मैंने देखा है बड़े अजीब तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब देखो, याद रखना कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये आप अकेले सिर्फ यूट्रस के लेवल पे नहीं पढ़ा सकते। ऑब्वियसली आपको इसको पढ़ाना पड़ेगा ओवरी के लेवल पे भी, और पूरी साइकिल को आपने कंसाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, देखो, अब याद रखना कि फीमेल्स के अंदर, ठीक है, मैं काम करना, इसको मैं पीछे लिखता हूँ। ठीक है, अब इधर देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती क्या है? देखो भैया, होता यह है कि आपके पास फीमेल्स के अंदर जो नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस चल रही होती है, ये एक साइक्लिक मैनर के अंदर चलती है, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का नाम देते हो। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर दूसरे एनिमल्स में हो रही है तो इसे आप ईस्ट्रस साइकिल का नाम देते हो, जिसका थोड़ा सा मैं ओवरव्यू क्लास के एंड पे दूंगा। ठीक है, क्या कहते हो, ईस्ट्रस साइकिल का नाम देते हो। और अगर ये ह्यूमंस के अंदर हो रही है तो इसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल ये यूट्राइन साइकिल का भी नाम देते हो। दोनों नाम आपको मिलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। हाँ भाई, क्या ख्याल है, हाउ कैन यू डिफाइन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैसे डिफाइन करोगे, बोलो भैया। बात कर रहे थे, किसकी हम बात कर रहे थे, बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक और नाम है, और इसे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू डिफाइन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो भैया, फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स चल रही होती है वो काफ़ी काफ़ी साइक्लिक मैनर के अंदर चलती हैं। दैट्स वाई आप इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी नाम दे रहे हो। एनिमल्स के अंदर आप इसे ईस्ट्रस साइकिल या उसके अंदर आप इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हो। अब ये देखो, यहाँ पे जो आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज हर 28 दिनों के बाद, ऑन एन एवरेज हर 28 दिनों के बाद ये साइकिल रिपीट होती है। यानी कि साइकिल किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, यहां से शुरू और यहां पे वापस आ जाओ, दिस इज द साइकिल। अब लेट सपोज
एक चीज है वो आज स्टार्ट हुई, फिर अगले महीने 28 दिनों के बाद दोबारा स्टार्ट होगी, दैट इज द साइकिल, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आपके लिए साइकिल का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। फिर आपको, अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, फीमेल्स के अंदर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है, दैट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब आप देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, अल्टीमेटली आपकी बॉडी के तमाम चीजें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तमाम हार्मोनल एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तमाम हार्मोनल एक्टिविटीज आपकी बॉडी में कंट्रोल की जा रही होती है। किसके जरिए भैया? अगर मैं यहाँ बनाऊं तो कौन कंट्रोल करता है? आपकी बॉडी में जितनी भी वो हैं, वेट, देखो, आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोनल चीजें वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी में हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल कर रहा है भैया? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। अब ये हाइपोथैलेमस अल्टीमेटली मैसेज भेज रहा है किसको? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी फिर आगे क्या कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड फिर आगे जो है वो आपकी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हाइपोथैलेमस का वेट कितना होता है? एनीवन एनीवन हाइपोथैलेमस का वेट कितना होता है भैया? तो नॉर्मली जो हाइपोथैलेमस का वेट होता है, कहा यह जाता है इट्स अबाउट 4 ग्राम। ठीक है, आपकी जो छोटी उंगली का नाखून है ना, अगर आप इस छोटी उंगली के नाखून की वेट निकालोगे तो इट्स अबाउट 4 ग्राम। और इतना ही वेट किसका होता है? इतना ही वेट आपका इसका होता है जैसे आप कह रहे होते हो बेसिकली हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। याद रखना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी कौन कंट्रोल कर रहा होगा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होगा। हाइपोथैलेमस फिर फर्दर पिट्यूटरी को मैसेज भेजेगा और पिट्यूटरी फिर आगे ओवरी और यूट्रस को जो है वो कंट्रोल करेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल ये होता है कि सर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये नॉर्मली एक फीमेल के अंदर कब स्टार्ट होगी? तो आपको सिंपल सी बात पता है कि दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी की एज क्या होती है? 9 to 12 ईयर्स। तकरीबन 9 से 12 साल के बीच में कभी भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप नाम देते हो मिनार्की का। सो व्हाट इज मिनार्की? व्हाट इज मिनार्की? मिनार्की इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द मिनार्की। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये पूरी जिंदगी एक फीमेल की बॉडी के अंदर चल रही होती है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को परमानेंटली बॉडी के अंदर बंद कर दिया जाता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मीनोपॉज। तो मीनोपॉज वो पॉइंट है कि जब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली बॉडी के अंदर बंद हो जाएगी और एक फीमेल फर्टाइल नहीं रहेगी, दैट इज कॉल्ड द मीनोपॉज। और नॉर्मली ये होता है 45 से 50 साल के बीच में। यानी कि एक फीमेल पूरी जिंदगी फर्टाइल नहीं होती, सिर्फ इस दोनों पीरियड के दरमियान, ये जितना पीरियड है ना, ये उसके लिए फर्टाइल पीरियड है। तभी ये बेबी प्रोड्यूस कर सकती है, बेबी कंसीव कर सकती है। अदरवाइज शी इज नॉट एबल टू कंसीव। ठीक है, अगर 9 साल से पहले कंसीव करना चाहेगी तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती, और 50 साल के बाद करना चाहेगी, मेनोपॉज के बाद करना चाहेगी, तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट पॉसिबल। सवाल ये होता है कि सवाल ये होता है कि सर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? ठीक है, अब ये जरा गौर से सुनना भैया। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप देखोगे ना, तो अगर मैं यहां लिखूं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जो आपकी नॉर्मल साइकिल कितने दिनों की होती है? नॉर्मली ये साइकिल वेरी करती है बिटवीन 21 टू 35 डेज। ठीक है, 21 टू 35 डेज ये नॉर्मल टाइम है। ठीक है, 21 टू 35। अक्सर किताबों में लिखा होता है 28, तो 28 एवरेज है बेसिकली। तो याद रखना
नॉर्मल साइकिल होती है 21 से 35 दिनों की। अगर वो 21 से 35 दिनों की है दैट्स नॉर्मल। अगर 21 दिन से कम हो जाए तब भी पैथोलॉजी है, तब भी मसला है। अगर 35 दिन से बढ़ जाए तब भी पैथोलॉजी है, तब भी मसला है। सवाल ये होता है कि सर अगर 21 दिन से साइकिल कम हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर 21 दिन से साइकिल कम हो जाए, 21 दिन से साइकिल कम हो जाए, 20 दिनों की हो जाए, तो हर 20 दिन बाद मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। उसकी वजह से क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो ज्यादा होगी, ये कम होगी। तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होगी, ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। तो इस कंडीशन को आप क्या नाम देते हो? इस कंडीशन को आप नाम देते हो पॉलीमिनोरिया का। क्या कहते हो? पॉलीमिनोरिया। ठीक है। अगर 35 दिनों से ज्यादा की साइकिल हो गई है तो अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि आपका क्या है? इसका मतलब यह है कि साइकिल अब कम फ्रीक्वेंसी से हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत देर देर से जो है वो चल रही है। दिस इज कॉल्ड द ओलिगोयूरिया। ओलिगो मतलब फ्यू, कम। ओलिगोमिनोरिया, नॉट ओलिगोयूरिया, ओलिगोमिनोरिया। ठीक है। और अगर किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो ही नहीं रही तो उसे क्या कहोगे भैया? बोलो भाई, उसे क्या कहोगे? एनीवन? बोलो 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 बोलो, क्या कहोगे? उसे आप नाम दोगे एमेनोरिया। पॉलीमिनोरिया तो परमानेंट सेसेशन है। लेकिन एक फीमेल है, लेट सपोज वो आपके पास आती है कि सर एक फीमेल है, वो आपके पास आती है कि डॉक्टर साहब मेरी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी बट पिछले 4 महीनों के अंदर मुझे किसी किस्म की कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हुई। तो आप उसे क्या कहोगे? यू आर सफरिंग फ्रॉम एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है देयर इज नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब जो मैं आपको ये पूरा चार्ट बनाऊंगा ना यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चार्ट को पढ़ने के बाद कोई भी किताब उठा लो, कोई मसला नहीं आएगा। सिंपल। देखो, हमें पता है कि मेरी बॉडी में क्या मौजूद है? मेरी बॉडी में मौजूद है हाइपोथैलेमस। मेरी बॉडी में भी है और एक फीमेल की बॉडी के अंदर भी है। अब ये है आपका हाइपोथैलेमस, और ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। मेरी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, मेरी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला कौन है? तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला आपके पास कौन है भैया? तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला आपके पास है हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस ही आपकी मंथली साइकिल्स को क्या कर रहा होगा? रेगुलेट कर रहा होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय अल्टीमेटली द हाइपोथैलेमस। अब नॉर्मली अब नॉर्मली हाइपोथैलेमस के अंदर भी मंथली चेंज आएगा। फिर पिट्यूटरी, जाहिर सी बात है, मंथ के कुछ फेज के अंदर हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, कुछ के अंदर नहीं करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अल्टीमेटली जो आपको कंट्रोल कर रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। ठीक है। तो याद रखना, लेट सपोज एक फीमेल है, वो फीमेल क्या स्टार्ट, उस फीमेल के अंदर प्यूबर्टी हिट हो जाती। प्यूबर्टी हिट होने के बाद होगा ये कि जैसी प्यूबर्टी हिट होगी, इसकी हाइपोथैलेमस से रिलीज होना शुरू होगा जीएनआरएच। जीएनआरएच बोले तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आएंगे नीचे और आके स्टिमुलेट करेंगे किसको भैया? आके स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी को, और ये पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा क्या? एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच। बट अभी मैं एलएच को डिस्कस नहीं करने वाला। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एफएसएच। चलिए, अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एफएसएच। तो याद रखना कि याद रखना कि एफएसएच अल्टीमेटली आपके फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा रहा होता है।
अब सवाल ये होता है कि सर आपने बता दिया कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी जो है वो समवॉट रोल प्ले कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है? याद रखना, याद रखना, द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एक्चुअली द डे व्हेन द ब्लीडिंग स्टार्ट। पहला दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो माना जाता है जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सवाल ये होता है कि एक फीमेल को कितनी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है? एनीवन, आई वुड बी रियली इम्प्रेस्ड बाय समवन अगर कोई मुझे बता दे कि एक फीमेल में नॉर्मली कितनी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल है। हाँ भैया, कितनी ब्लीडिंग नॉर्मल है? एनीवन? एनीवन? टोटल ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए नॉर्मल? नहीं, 70 टू 80 ml नहीं है, इट्स अबाउट 20 टू 80 ml। अगर इससे कम हो रही है, 20 से कम हो रही है तब भी मसला है, 80 से ज्यादा हो रही है तब भी मसला है, ठीक है? याद रखना, अगर 20 मिलीलीटर से कम ब्लीडिंग है अल्टीमेटली प्रॉब्लम है, 80 से ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब लेट सपोज मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि एक फीमेल है, उस फीमेल में क्या हुआ, उस फीमेल में लेट सपोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? तो जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वो उसका पहला दिन होगा साइकिल का, उसको हम क्या मानेंगे? पहला दिन। सो द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ menstrual cycle is actually the day when bleeding starts। सवाल ये होता है कि सर कितने दिनों तक चल सकती है ब्लीडिंग? हाँ भाई, हाउ मेनी डेज आर नॉर्मल? कितने दिनों तक चल सकती है? कितने दिनों तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चल सकती है? एनीवन? कितने दिनों तक चल सकती है भाई? डिफरेंट बुक्स डिफरेंट बातें करती हैं, लेकिन आप इसे 4 से 7 दिनों तक की रख सकते हो। नॉर्मली 4 टू 7 डेज आर नॉर्मल। तो अब मैं मान के चलता हूं, अब मैं यहां पे जो कुछ कहानी बताऊंगा वो बताऊंगा 28 डेज साइकिल। कितने डेज साइकिल की? 28 डेज साइकिल की, 28 डेज के हिसाब से। एक फीमेल है, लेट सपोज मैं मान के चलता हूं उसकी साइकिल 28 डेज की है। उसको जिस दिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वो पहला दिन था। कितने दिन चली? मैं मान के चलता हूं कि इसको जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चली वो चली तकरीबन 5 दिन। तो अब ये जो 1 से लेकर 5 डेज है, 1 टू 5 डेज है, जब क्या चली? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चली। इस फेज को आप क्या कहोगे? इस फेज को आप क्या कहोगे भैया? क्या कहोगे भैया? मेंस्ट्रुअल फेज का नाम दोगे। तो मेंस्ट्रुअल फेज, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। इसको हम एंड पे डिस्कस भी करेंगे, तो इसलिए अभी टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, अब आ जाओ यहां पे, ठीक है? अब जो मैं चार्ट बना रहा हूं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये चार्ट है क्या? देखो, मैं बनाता हूं यहां पे, सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं भैया? सबसे पहले मैं यहां पे बनाता हूं एक ओवरी, ठीक है? चलो, पहले मैं बना लेता हूं एक ओवरी, ओवरी बनाता हूं। चलो, सो दिस इज योर ओवरी, इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है? दिस इज योर ओवरी। उसके बाद मैं यहां पे बना के चलता हूं, ये आपका क्या है? वैसे तो मैंने डायग्राम थोड़ी अजीब सी बनाई है, लेकिन एक काम ये करता हूँ कि इसको हम ऐसे ही रखते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। सही
वेट काफी अजीब सी बन गई है, वेट पिक्चर। देखो, इस डायग्राम को हम ऐसे बनाते हैं। चलो, अब ये थोड़ी सी अजीब सी डायग्राम है, बट चलो इसी को बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, सवाल ये होता है कि अभी तक जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, उसको जरा आइडेंटिफाई करो। ये क्या है? फंडस। ये क्या है भैया? दिस इज कॉल्ड द फंडस। इसे आप क्या कहते हो? इसे आप नाम देते हो फंडस का। दिस इज द फंडस। ये क्या है? बॉडी। एंड दिस इज द सर्विक्स, ठीक है। दिस इज द सर्विक्स। इसे आप क्या कह रहे हो? सर्विक्स का नाम दे रहे हो, ठीक है। अब मेरी बातें गौर से सुनना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं एक सुनाऊंगा कहानी, और ये कहानी आपने मेरी ज़बानी सुननी है, सही? सुनो। आपको पता है कि अल्टीमेटली मेरी बॉडी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसको कंट्रोल करना किसका काम है? इसको कंट्रोल करना काम है आपका हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा भैया? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच, ठीक है। क्या रिलीज करेगा? जीएनआरएच। अब ये जीएनआरएच आएगा नीचे, और ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी, अब सुनते जाना। एक फीमेल है जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म हो गई, यानी कि फर्स्ट डे वो था जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चली और 5 दिन के बाद खत्म हो गई। अब होगा क्या? जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म हुई, अब उसकी बॉडी खुद को तैयार करेगी आने वाले वक्त के लिए। आने वाला वक्त क्या है? अब फीमेल बॉडी ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। फीमेल बॉडी इज इंटरेस्टिंग, व्हाई? बिकॉज हर महीने वो खुद को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। फीमेल बॉडी हर महीने खुद को प्रिपेयर करती है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये कि हर महीने ये साइकिल क्या होगी? रिपीट होगी। अब एक फीमेल है, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, 5 दिनों तक वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चली और वो खत्म हो गई। तो वो जो 5 दिन थे उनको आपने क्या कहा? मेंस्ट्रुअल फेज का नाम दिया। अब हुआ ये कि जाहिर सी बात है, इस साइकिल के दौरान कुछ ना कुछ चेंजेस आपके ओवरी के अंदर भी आ रहे होंगे, और कुछ ना कुछ चेंजेस आपके क्या आ रहे होंगे? यूट्रस के अंदर भी आ रहे होंगे। तो हमने दोनों चेंजेस को क्या करना है? कंबाइन करके पढ़ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है? होता ये कि एक फीमेल है जिसके अंदर अभी ब्लीडिंग खत्म हुई है। जैसे ही ब्लीडिंग खत्म हुई, वैसे ही क्या होगा? उसके हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होना शुरू होगा? जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा। जैसे ही जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, या जीएनआरएच आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा भैया? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा ओवरी के पास, और जैसे ही ये ओवरी के पास आएगा, लेट सपोज दिस इज द सिंगल फॉलिकल। अगर मैं इसका साइज कम कर लेता हूं, ठीक है। चलो, तो ये आपको नजर आ रहा है सिंगल फॉलिकल, ठीक है। इस फॉलिकल के अराउंड अगेन आपको पता है कि ग्रेन्युलोसा सेल्स मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वो भी बना देता हूँ। इस फॉलिकल को आप क्या नाम देते हो? इस फॉलिकल को नाम देते हो आप प्राइमरी फॉलिकल का। तो अब होगा ये कि ये एफएसएच आएगा, और ओवरी पे आने के बाद तकरीबन हर महीने 15 से 20 या 10 से 20 फॉलिकल को ग्रो करवाएगा। कौन से फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल जो बन चुके थे एट द टाइम ऑफ बर्थ। तकरीबन 15 से 20 या 10 से 20 फॉलिकल हर महीने क्या करेंगे? एफएसएच के आने की वजह से ग्रो करेंगे।
अब ये फॉलिकल, जाहिर सी बात है, अभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म हुई है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म हुई, जीएनआरएच का लेवल बढ़ा, जीएनआरएच का लेवल बढ़ा, एफएसएच का लेवल बढ़ा, एफएसएच आया, आके ओवरी को स्टिमुलेट किया और तकरीबन 10 से 12 क्या बढ़ा दिए, 10 से 12 फॉलिकल को ग्रो करवाना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, ये फॉलिकल खुद को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ये फॉलिकल खुद को कन्वर्ट करेगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। तो अगर आपको याद हो तो ये फॉलिकल खुद को किसके अंदर कन्वर्ट करने वाला है भैया, ये फॉलिकल खुद को कन्वर्ट करने वाला है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, आगे जाके जाहिर सी बात है, अब सुनते रहना, मेरी बात गौर से सुनना। एफएसएच आया, उसने एक्ट किया किसके ऊपर, एफएसएच ने एक्ट किया आपके प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर। ये प्राइमरी फॉलिकल ने खुद को ग्रो करना शुरू किया। कितने फॉलिकल ने ग्रो करना शुरू किया, तकरीबन 10 से 20 या 15 से 20 फॉलिकल ने खुद को ग्रो करना शुरू किया। जाहिर सी बात है, जब फॉलिकल ग्रो करना शुरू करेगा तो क्या ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो भाई। इस फेज के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला, बोलो मेरे साथ, हाँ क्या ना। जाहिर सी बात है, अब जब फॉलिकल खुद को ग्रो कर रहा है तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली ये ईस्ट्रोजन किसको इनहिबिट कर रहा है, ये ईस्ट्रोजन इनहिबिट कर रहा है आपके एफएसएच को, ठीक है। अगर मैं यहां बनाऊं, अगर मैं यहां बनाऊं तो ये ईस्ट्रोजन किसको इनहिबिट कर रहा है, एफएसएच को इनहिबिट कर रहा है, यानी कि एफएसएच का लेवल कम हो रहा है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, एफएसएच का लेवल कम हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाहिर सी बात है कि ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे ग्रो करेगा और आगे सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर भैया, ये सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा आपके ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। मैं टर्शियरी फॉलिकल वाला फेज नहीं बता रहा, ठीक है। वैसे मैंने आपको कल बताया था कि होगा ये कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा, और टर्शियरी फॉलिकल की फेज पे, टर्शियरी फॉलिकल की स्टेज पे ये वो टाइम है जब एफएसएच का लेवल इतना कम हो जाएगा कि वो फॉलिकल जो 10 से 20 फॉलिकल ग्रो करना शुरू किए थे, वो फॉलिकल जो अब तक एफएसएच की आश्रय में थे, अब तक एफएसएच की वजह से ग्रो कर रहे थे, क्योंकि एफएसएच का लेवल इतना कम हो गया और ईस्ट्रोजन का लेवल इतना बढ़ गया कि उसने एफएसएच के लेवल को इनहिबिट कर दिया। तो जब एफएसएच का लेवल इनहिबिट हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये एफएसएच क्या करेगा भैया, ये एफएसएच का लेवल जैसे ही कम होगा तो वो फॉलिकल जो इस एफएसएच के आश्रय पे थे उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी भैया, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब उनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो 10 में से अगर 10 फॉलिकल ग्रो करना शुरू किए थे तो 9 फॉलिकल बिना किसी कॉर्पस लूटियम के बनाए हुए डाई कर जाएंगे, और इन 9 फॉलिकल का बिना किसी कॉर्पस लूटियम के बनाए हुए डाई करना क्या कहलाता है भैया, बोलो। क्या कहलाता है, फॉलिक्यूलर एट्रेजिया कहलाता है, शाबाश, ठीक है। चलो चलो भैया कहानी को रिज्यूम करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि एक फीमेल जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अभी खत्म हुई है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म होती है वैसे ही आपके पास क्या होता है, वैसे ही आपके पास ये क्या मौजूद है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, ये जीएनआरएच के स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से रिलीज होता है एफएसएच, ये एफएसएच आता है ओवरी के पास, और हर महीने तकरीबन 10 से 20 फॉलिकल को क्या करवाना शुरू करता है, 10 से 20 फॉलिकल को ग्रो करवाना शुरू करता है। अब इन 10 से 20 फॉलिकल की ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तो जैसे जैसे फॉलिकल की ग्रोथ बढ़ती है, आपको पता है ये क्या मौजूद है, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर ज्यादा होती है, जैसे जैसे ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर ज्यादा होती है वैसे वैसे ये ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं भाई, ये ग्रेन्युलोसा सेल सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन। अब ये जो ईस्ट्रोजन है ये दो काम करता है, नंबर वन ये ईस्ट्रोजन जाके इनहिबिट करता है एफएसएच को, नंबर टू काम जो ये यहाँ पे करता है दैट इज बेसिकली द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अब ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, आपको याद होगा हमने पढ़ रखा है कि भाई जो यूट्रस की सबसे बाहर वाली लाइनिंग होती है उसको आप कहते हो पेरीमीट्रियम, किससे मिलके बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। फिर बीच वाली जो लाइनिंग होती है, दिस लाइनिंग इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड दिस लाइनिंग इज कॉल्ड द मायोमीट्रियम।
मायोमीट्रियम। और फिर जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग क्या कहलाती है भैया? ये लाइनिंग कहलाती है एंडोमीट्रियम। तो आपको पता है असल जो चेंज आता है वो कहां आता है? एंडोमीट्रियम में आता है। अब होता यह है कि भाई प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी के अंदर और सेकेंडरी कन्वर्ट होता है टर्शियरी के अंदर। अब जैसे जैसे फॉलिकल की ग्रोथ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ग्रेनुलोजर सेल्स की लेयर आगे बढ़ रही है, ग्रेनुलोजर सेल्स बढ़ रहे हैं तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा? एफएसएच को इनहिबिट करेगा, तो एफएसएच का लेवल क्या होना शुरू होगा? कम होना शुरू होगा। साथ में ये ईस्ट्रोजन आएगा कहां पे? ये ईस्ट्रोजन आएगा आपके पास यूट्रस में, और यूट्रस में क्या करेगा? थिकनिंग करवाएगा किसकी? एंडोमीट्रियम की। तो ये मौजूद है एंडोमीट्रियम, ये एंडोमीट्रियम की क्या करवाएगा भैया? ये एंडोमीट्रियम की थिकनिंग करवाएगा। तो ये एंडोमीट्रियम की लेयर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और उसके अलावा ये क्या करेगा? यहां पे ब्लड वेजल्स बनाएगा, ठीक है? यहां पे स्ट्रेट ब्लड वेजल्स बनाएगा, ठीक है? ये स्ट्रेट ब्लड वेजल्स आ गई। ये क्या आ गई? स्ट्रेट ब्लड वेसल्स। साथ में ये कुछ ग्लैंड्स फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये ग्लैंड कैसे होंगे? ये ग्लैंड होंगे स्ट्रेट ग्लैंड्स, ठीक है? सिंपल ग्लैंड्स होंगे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी के अंदर और सेकेंडरी किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? टर्शियरी के अंदर। इधर देखो भैया, ये देखो। हम्म, अच्छा, चलो, ठीक है। हाँ, ये आपके पास आ गया टर्शियरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल आगे ग्रो करेगा और कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अब अगर आप देखो तो इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा है? इस स्टेज के अंदर बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एफएसएच का लेवल कम हो रहा है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। तो इस फेज को जब एफएसएच का लेवल कम हो रहा है और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि फॉलिकल ग्रो कर रहा है। इस स्टेज को आप ओवरी के पर्सपेक्टिव से क्या नाम दोगे? ओवरी के अंदर कौन सा फेज चल रहा है बेसिकली इस वक्त? ओवरी के अंदर फॉलिकल की ग्रोथ चल रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू ओवरी यू कैन से दिस इज द फॉलिक्यूलर फेज। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज एक ही होता है। नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो हमेशा ये बात जानता है कि अगर मैं ओवरी की बात करूंगा तो ओवरी में क्योंकि फॉलिकल ग्रो कर रहा है तो इस वक्त जो ओवरी के अंदर फेज चल रहा होगा उसे मैं कहूंगा क्या भाई? इसे मैं कहूंगा फॉलिक्यूलर फेज। जबकि यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है? यूट्रस के अंदर ये जो एंडोमीट्रियम है ये प्रोलिफरेट कर रही है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। दिस प्रोलिफरेटिव फेज, दिस फेज इन द यूट्रस इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज। तो एक ही वक्त में ओवरी में क्या चल रहा है? फॉलिक्यूलर फेज। और आपका यूट्रस में क्या चल रहा है भैया? यूट्रस में आपका चल रहा है प्रोलिफरेटिव फेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इधर देखो, ये देखो, अब इस कहानी को साथ में समझते जाना। मैंने आपको बताया कि जैसे ही ब्लीडिंग खत्म होती है वैसे ही क्या होता है? यहां पे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स ये आपको नजर आ रहा है? इससे देखो, ये देखो, ये जो रेड से बना रहे हो दिस इज बेसिकली द एफएसएच। एफएसएच का लेवल क्या हो रहा है? एफएसएच का लेवल बढ़ रहा है। और साथ में एफएसएच का लेवल जैसे ही बढ़ रहा है उससे ज्यादा अमाउंट के अंदर किसका लेवल बढ़ रहा है? ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। तो इस फेज को आप क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड द फॉलिक्यूलर फेज। अब नॉर्मली एक फीमेल जिसके अंदर साइकिल कितनी डेज की है? 28 डेज की है। तो फॉलिक्यूलर फेज कितने दिन चलेगा? तो कहा यह जाता है कि एक फीमेल जिसके अंदर आपकी जो साइकिल है वो अप्रोक्सीमेटली 28 डेज की है, उसके अंदर जो फॉलिक्यूलर फेज है वो चलता है तकरीबन 14 दिन। कितने? तकरीबन 14 दिन। और 14th डे पर, जैसे ही 14th डे होता है वैसे ही क्या होता है कि ये जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी और सेकेंडरी टर्शरी, और टर्शरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अब अगर आपको याद हो तो ग्राफियन फॉलिकल, अगर आपको याद हो तो ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली एक ऐसा फॉलिकल था, अगर मैं यहां बनाऊं ग्राफियन फॉलिकल, अगर मैं यहां बनाऊं तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता था बेसिकली आपके पास? ग्राफियन फॉलिकल, अच्छा, ये देखो,
ये आपके पास ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम है, ठीक है, ओवम तो नहीं कहेंगे, oocyte कहेंगे, oocyte है। उसके अराउंड क्या मौजूद है, उसके अराउंड जो है वो डिफरेंट सेल की लेयर मौजूद है। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो लेट सपोज ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, मान के चलो ये ग्राफियन फॉलिकल है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि इसने क्या किया है, इसने बेसिकली ओवरी के ऊपर एक एलिवेशन प्रोड्यूस कर दी है। इस एलिवेशन को आप नाम देते हो क्या, इस एलिवेशन को आप नाम देते हो स्टिग्मा का। अब सवाल ये होता है कि जब जब ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के ऊपर एक एलिवेशन बना रहा है, स्टिग्मा बना रहा है, इस वक्त कौन सा हार्मोन बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, एफएसएच या ईस्ट्रोजन, क्या ख्याल है भैया, बोलो भाई। ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा, शाबाश, ठीक है। अब होगा ये कि ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन इस वक्त जो है वो यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेशन करवा रहा है और ओवरी के अंदर चल रहा है फॉलिक्यूलर फेज। नॉर्मली ये कितने दिन का मैंने बताया आपको, 28 डेज की साइकिल में तकरीबन कितने दिनों का होता है भैया, ये 14 दिनों का होता है, सही है। अब होगा ये, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, और ट्विस्ट ये है कि 14th डे जब आपका ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल मेच्योर हो चुका है और इसने ओवरी के ऊपर एक एलिवेशन बना दी है जिसको कहते हैं स्टिग्मा, होगा ये कि इस ईस्ट्रोजन, नॉर्मली ईस्ट्रोजन क्या करता है, नॉर्मली हमने पढ़ा है कि ईस्ट्रोजन आपके पिट्यूटरी के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कम करता है, लेकिन यहां पे कुछ अमेजिंग होगा, और यहां पे ये होगा कि ईस्ट्रोजन एट द मिड ऑफ द फॉलिक्यूलर फेज अचानक से कुछ ऐसा होगा कि एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस एलएच के लेवल, एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच का लेवल जब बढ़ता है तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप नाम देते हो एलएच सर्ज का। सर्ज का मतलब है बहुत चीज, किसी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो जैसे ही एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा एट द मिड ऑफ द साइकिल, दिस इज कॉल्ड द एलएच सर्ज, ठीक है। इसे आप क्या कहोगे, एलएच सर्ज। तो अगर आप यहां देखो, अगर आप यहां देखो, मैं यहां पे इसको ऐसे बनाता हूं, हाँ, ये देखो, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि एफएसएच का लेवल क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट के अंदर किसका लेवल बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अब एट द मिड ऑफ द साइकिल, दिस इज द फेज, ये देखो ये ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। अब समथिंग अमेजिंग हैपेंस, और अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो अल्टीमेटली इस ईस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने की वजह से कुछ ऐसा अचानक होगा, अभी तक इसके बारे में जो है वो कुछ थ्योरीज पेश की जाती है, कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पेश नहीं की जाती, तो इसलिए आपने पढ़नी भी नहीं है। होता ही है कि ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ता है एट द मिड ऑफ द साइकिल, वैसे ही अचानक एलएच का लेवल बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसे आप नाम देते हो क्या भैया, इसे आप नाम देते हो एलएच सर्ज का। तो अगर आप यहां देखो तो एट द मिड ऑफ द साइकिल समथिंग अमेजिंग हैपेंस एंड अल्टीमेटली क्या बढ़ गया, एलएच का लेवल बढ़ गया है, दिस इज कॉल्ड द एलएच सर्ज। कब आएगा, एट द मिड ऑफ द साइकिल, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज की साइकिल में ये 14th डे पर आएगा, सही। अब सवाल ये होता है कि सर क्या एक फीमेल जिसकी साइकिल 28 डेज की नहीं है, क्या उसके अंदर भी ये जो है वो 14th डे पे ही बढ़ेगा, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, इसको अभी हम आगे जो है वो डिस्कस भी करेंगे, सही है भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जाहिर सी बात है जब ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है तो ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली एफएसएच कम हो रहा है, लेकिन एट द मिड ऑफ द साइकिल एलएच बढ़ गया। जब एलएच बढ़ गया तो क्या हुआ, एलएच के बढ़ने की वजह से, एलएच सर्ज की वजह से होगा ये कि आपके पास ये जो ऊ साइट है, ये ऊ साइट कहां आ जाएगा, ये ऊ साइट इस ग्राफियन फॉलिकल से निकल के बाहर आ जाएगा, और ऊ साइट का ग्राफियन फॉलिकल से निकल के बाहर आ जाना क्या कहलाता है भैया, दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। इसे आप क्या कहते हो, ओव्यूलेशन का नाम देते हो। तो इन द इन अप्रोक्सीमेटली 28 डे साइकिल ओव्यूलेशन किस पे हो रही है, 14th डे पर हो रही है। अब सवाल ये होता है कि इस एलएच की वजह से होगा क्या। पहली बात, ये एलएच ने क्या किया, इस एलएच ने इस ऊ साइड, इस ग्राफियन फॉलिकल से किसको निकाल के बाहर फेंक दिया, इस ग्राफियन फॉलिकल से ऊ साइड को निकाल के बाहर फेंक दिया। कहां आ गया ये ऊ साइड, अब ये ऊ साइड आ गया बाहर। अब होगा ये कि आपको पता है दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये फेलोपियन ट्यूब क्या करेंगे, इस ओवम को अपने अंदर ग्रास्प कर लेंगे, अपने अंदर लेकर आ जाएंगे। तो अब ये ऊ साइड कहां पे आ गया, ये ऊ साइड आ गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर।
पीछे जो बचा, पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास ये जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या बचा हुआ है, नंबर 1 ग्रेन्युलोजर सेल्स, नंबर 2 थीका लेयर्स वगैरह बची हुई हैं। अब होगा ये कि ये जो पीछे ग्राफियन फॉलिकल बचा है ना, इसके अंदर एक येलो कलर का पिगमेंट जो है वो डिपॉजिट करवा दिया जाएगा एंड अल्टीमेटली पीछे जो कुछ बचा वो एक येलो कलर के मास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस येलो कलर का मास, येलो कलर को कहते हैं ल्यूटिन। तो येलो कलर का मास ही जो बना है इसे आप क्या नाम दोगे, इसे आप नाम दोगे कॉर्पस लूटियम का। क्या कहोगे भैया, कॉर्पस लूटियम। इसीलिए इसीलिए इस हार्मोन को आप क्या कह रहे हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कॉर्पस लूटियम बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सही है। तो अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे हुआ ये कि आपके पास ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये कन्वर्ट हो गया कॉर्पस लूटियम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस लूटियम के अंदर। एक काम कॉर्पस लूटियम और करेगा, और वो काम ये है कि यहां पे सर्विक्स पे नॉर्मली क्या मौजूद होता है, म्यूकस मौजूद होता है। म्यूकस का थिक, म्यूकस की थिक लेयर मौजूद होती है ताकि कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके यूट्रस के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है। अब होता ये है कि जैसे ही एलएच का लेवल बढ़ता है, एक काम तो ओव्यूलेशन होता है, दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम मैंने आपको बताया कॉर्पस लूटियम बनता है। तीसरा काम क्या करवाता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है सर्विक्स के पास और सर्विक्स के म्यूकस को क्या बना देता है, थिन बना देता है, ताकि स्पर्म कहां आ सके, ताकि स्पर्म वजाइना के थ्रू आपके यूट्रस में आ सके। दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने 3 काम करवाए। नंबर 1, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने करवाया आपके कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन और ओव्यूलेशन, और साथ में सर्विक्स के म्यूकस को थिन किया ताकि आपका क्या हो सके, ताकि आपका स्पर्म यूट्रस के अंदर आ सके और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब होगा ये कि अब ये oocyte आ गया यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte तकरीबन तकरीबन 24 से लेकर 48 आवर्स यानी कि 1 से 2 दिनों तक जिंदा रहेगा और ये इंतजार करेगा यहां पे स्पर्म का। किसका इंतजार करेगा, स्पर्म का। अगर तो स्पर्म आ जाता है, अगर क्या आ जाता है, स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और अगर स्पर्म नहीं आता तो ये oocyte इतना साइलेंटली डाई करेगा कि इसको, ये कॉर्पस लूटियम को भी नहीं बताएगा कि भाई क्या मैं डाई कर चुका हूं। अब होता क्या है, पहले मैं केस लेता हूं किसका, पहले मैं केस लेता हूं कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब क्या होगा। लेट्स सपोज प्रोलिफरेटिव फेज खत्म हो गया और आपका फॉलिक्यूलर फेज खत्म हो गया, ओव्यूलेशन हुई। अब ओव्यूलेशन के बाद अब ओव्यूलेशन के बाद क्या कहानी है, देखो देखो भैया, अब सुनते जाना मेरी बात ना। अच्छा अब जो फेज स्टार्ट हो गया ना, उस फेज के अंदर हो गया है, होगा क्या, अब जरा गौर से सुनना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब होगा क्या कि कॉर्पस लूटियम बन गया। इस कॉर्पस लूटियम के बनने के बाद अब ये कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करना शुरू करेगा, बोलो भैया। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, कल हमने पढ़ लिया था ये। हाँ भाई, ये कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन करेगा क्या, बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपेयर करेगा यूट्रस को फॉर द अपकमिंग प्रेगनेंसी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग काम करेगा। अब ये करेगा, ये प्रोजेस्ट्रॉन आएगा। अब क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ रहा है और ये प्रोजेस्ट्रॉन आएगा, आके यूट्रस में ये जो आपकी ब्लड वेजल्स बनी थी ना, इनको ओपन करेगा। जैसे ही ब्लड वेजल्स ओपन होंगी, जाहिर सी बात है आपका जो यूट्रस है वो वेल वेस्कुलराइज हो जाएगा या कम वेस्कुलराइज होगा। तो आप कहोगे जाहिर सी बात है जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वेल वेस्कुलराइज हो जाएगा। तो एक काम तो प्रोजेस्ट्रॉन ये करेगा कि जो आपका एंडोमीट्रियम है उसको और थिक करेगा। एंडोमीट्रियम को क्या करेगा भैया,
और थिक करेगा। उसके अलावा ये एक काम और क्या करेगा, ये एक काम और ये करेगा कि आपके पास ये जो मौजूद है क्या भैया, ये जो आपके पास ब्लड वेसल्स मौजूद है इनको ओपन करवाएगा, जिसकी वजह से आपका जो यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर क्या पड़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ाया जा रहा है, फॉर द अपकमिंग प्रेगनेंसी। उसके अलावा एक काम और किया जाएगा कि यहाँ पे ग्लैंड्स को जो है वो भी कॉइल्ड बना दिया जाएगा, ताकि क्योंकि कॉइल ग्लैंड्स के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा नंबर ऑफ सिक्रीशंस करेंगे, तो अल्टीमेटली यूट्रस को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द अपकमिंग प्रेगनेंसी। इस फेज को आप क्या नाम देते हो भैया, बोलो, इस फेज को आप क्या कहोगे? हम्म। हाँ, इसको आप नाम दोगे लूटियल फेज का। इसको आप क्या कहोगे, लूटियल फेज का नाम दोगे। लूटियल फेज किस हिसाब से बोलोगे, ओवरी के लिहाज से या यूट्रस के लिहाज से, क्या ख्याल है, बोलो भाई। हाँ भाई, ओवरी के लिहाज से या यूट्रस के लिहाज से, किसके किसके लिहाज से कहोगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, इस फेज को दो नाम दिए जाते हैं। नंबर वन लूटियल फेज, नंबर टू सिक्रीटरी फेज। अब मुझे बताओ किसके लिहाज से आप क्या नाम दोगे? जाहिर सी बात है, ओवरी के लिहाज से आप कहोगे सिक्रीटरी फेज, ठीक है, या लूटियल फेज। सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। सिक्रेटरी फेज क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये क्या सिक्रीट कर रहा है, ये प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट कर रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या काम कर रहा है भाई, प्रोजेस्ट्रॉन दो काम कर रहा है, मैंने आपको बताया। एक तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक कर रहा है, दूसरी बात ये कि ग्लैंड्स ओपन करवा रहा है, नंबर थ्री वेस्कुलराइजेशन करवा रहा है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट काम मैंने आपको बताया, किसके, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट काम मैंने आपको बताया भैया आपके प्रोजेस्ट्रॉन के। इसीलिए इसीलिए अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए लूटियल फेज हम कहते हैं ओवरी के हिसाब से, और सिक्रीटरी फेज हम कहते हैं यूट्रस के हिसाब से। सर वाई, वाई यूट्रस के हिसाब से हम सिक्रीटरी फेज कह रहे हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर ग्लैंड्स ओपन होंगे, जब ग्लैंड्स ओपन होंगे तो वो सिक्रीशन करवाएंगे। अच्छा, अब ये बात सुनो, याद रखना कि जो लूटियल फेज है इसके अंदर क्या बन रहा है, कॉर्पस लूटियम। अब ये कॉर्पस लूटियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉर्पस लूटियम इज द ओनली ग्लैंड इन द बॉडी दैट इज टेम्पररी। तो तकरीबन कोई 10 से 12 दिनों के अंदर, 10 से 12 दिनों के लिए ये बॉडी के अंदर रहता है, फिर ये डिजेनरेट कर जाता है। तो ये वो वाहिद ग्लैंड है बॉडी के अंदर जो क्या है, तकरीबन जो है वो टेम्पररी है, और 10 से 12 दिनों के लिए रहते हैं एक नॉर्म, एक उस फीमेल में जिसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर तो ये 3 महीने तक रहेगा। सही, चलो। अब होगा क्या, मैंने आपको बताया लूटियल फेज कह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, एंड सिक्रीटरी फेज कह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द यूट्रस, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब होगा क्या, ये कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता रहेगा। ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक कराएगा, वेस्कुलराइजेशन करवाएगा, और क्या करेगा आपका ग्लैंड की ओपनिंग करवाएगा। उसके अलावा लेट सपोज मैं मान के चलता हूं यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया स्पर्म। अब जैसे ये स्पर्म आया, ये स्पर्म आके फ्यूज करेगा किसके साथ, ओवम के साथ। कहां, किस जगह पर, व्हाट इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बोलो भैया। एम्पुलर, शाबाश। तो एम्पुलर पे आके ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज करेगा। अब लेट सपोज फर्टिलाइजेशन हो गई,
तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये कन्वर्ट होगा जाइगोट के अंदर 2 सेल, 4 सेल, ठीक है। और करते करते ये आके ड्रॉप हो जाएगा कहां पे, ये आके ड्रॉप हो जाएगा आपके पास यूट्रस के अंदर। अब होगा ये कि यूट्रस ने क्या करना है, इस बने हुए एम्ब्रियो को या जाइगोट को, वैसे बेहतर लफ्ज एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन करवानी है। तो अब होगा ये कि ये एम्ब्रियो आके कहां इम्प्लांट हो जाएगा, ये एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो जाएगा आपके एंडोमीट्रियम में, और वहां से अपना जो है वो ग्लैंड्स के जरिए सिक्रीशन ले रहा होगा, ग्लैंड्स के जरिए न्यूट्रिशन ले रहा होगा जब तक प्लासेंटा नहीं बनता, और उसके अलावा वहीं से इसको ब्लड वगैरह मिलेगा। अब अगर तो ये इम्प्लांट कर जाता है, अगर तो ये इम्प्लांट कर जाता है, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है वैसे ही, अब जाहिर सी बात है आपने कॉर्पस लूटियम को ये बताना भी तो है ना भाई, कांग्रेचुलेशन प्रेगनेंसी हो गई। अब कैसे बताओगे आप, होगा ये कि ये जो आपके पास जाइगोट है ना, ये जाइगोट बेहतर लफ्ज एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो सिक्रीट करेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल, एंड दैट इज कॉल्ड द HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जाएगा और जाके कॉर्पस लूटियम को ये कहेगा कि भाई प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब आपने अगले 3 महीने तक अपना काम करते रहना। और अगर अभी हम अगला केस जब देखेंगे तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे ना, अगर HCG नहीं आता तब क्या होगा। अगर HCG नहीं आता तो अल्टीमेटली फिर जाहिर सी बात है कॉर्पस लूटियम तक मैसेज नहीं पहुंचा, वो तो इंतजार में था कि भाई HCG आएगा और मुझे बताएगा कि भाई प्रेगनेंसी हो गई। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो HCG नहीं आएगा, HCG नहीं आएगा तो कॉर्पस लूटियम क्या होगा, इंतजार में ही रहेगा और अल्टीमेटली डाई कर जाएगा। वो अभी हम अगले सिनेरियो में देखेंगे। लेकिन इस HCG की इंपॉर्टेंस ये है कि ये HCG जैसे ही ब्लड के अंदर बढ़ता है, ये HCG जाता है आपके ब्रेन में, और ब्रेन में कुछ सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, जिन सेंटर्स को आप कहते हो वोमिटिंग सेंटर्स। तो अल्टीमेटली वो फीमेल्स जिनके अंदर प्रेगनेंसी होती है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलती है, वोमिटिंग देखने को मिलती है। अच्छा, अब आपकी बुक, ये डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स ये कहती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। सवाल ये है मेरा, पहले आपसे सवाल ये है कि आया HCG जो वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर रहा है, ये मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसान है, बोलो भैया। हाउ बेनिफिशियल भाई, फॉर एग्जाम्पल देता हूं, एक भैंस है, एक काव है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई प्रेगनेंसी हो गई है। जाहिर सी बात है, ह्यूमंस के अंदर तो चलो बहुत सारी और चीजें होती है ना, आप टेस्ट कर लेते हो, ठीक है, रैपिड टेस्टिंग आ गई है। लेकिन एक भैंस है, एक काव है, जब तक HCG उसके ब्रेन सेंटर में जाके वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट नहीं करेगा और उसे नोजिया फील नहीं होगा, उसे कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, एंड अल्टीमेटली मुझे जो है वो अगले कुछ महीनों तक जो प्रीकॉशंस हैं वो करनी है। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये HCG ब्रेन में जाके क्या करेगा, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा, और वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करने के बाद वोमिटिंग नोजिया फील करवाएगा। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को आपको क्या देखने को मिलती है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है। दिस इज द मेन रीजन। उसके अलावा इस HCG की एक और इंपॉर्टेंस है। इस HCG की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो HCG है ना, ये HCG यूरिन के अंदर अपेयर हो जाता है। इसीलिए आप जो है वो अप्रोक्सीमेटली प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए यूरिन टेस्ट करते हो। यूरिन टेस्ट क्या करते हो, एक सिंपल सी वो आती है आपके पास, स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को आप यूरिन के अंदर डिप करते हो, एंड अल्टीमेटली अगर HCG यूरिन के अंदर होता है तो वो पॉजिटिव दिखा देता है, अगर नहीं होता तो वो नेगेटिव दिखा देता है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट टेस्ट। चलो, अब होगा क्या अब होगा ये कि ये HCG आएगा और कॉर्पस लूटियम को कहेगा भाई कांग्रेचुलेशंस प्रेगनेंसी हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने अगले 3 महीने तक प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करते रहना है। अब ये जो अगले 3 महीने हैं, जब इन 3 महीनों के अंदर ये कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता रहेगा। ये प्रोजेस्ट्रॉन अल्टीमेटली एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक भी करवाएगा, ग्लैंड्स भी बनाएगा, वेस्कुलराइजेशन भी करवाएगा, और साथ साथ एक काम और करेगा। वो काम क्या है, ये प्रोजेस्ट्रॉन इनहिबिट करेगा FSH को। इसीलिए क्यों, ताकि अगले जो है वो फॉलिकल ग्रो करना शुरू ना कर दे, क्योंकि अब तो प्रेगनेंसी हो गई है। अब आपने अगले 9 महीने तक क्या नहीं करनी, अगले 9 महीने तक आपने किसी किस्म की कोई फॉलिक्यूलोजेनेसिस या फॉलिकल को ग्रो नहीं करवाना, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो एक एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर इंप्लांट हुआ है।
इसीलिए एक फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है उसके अंदर आपको 9 महीने तक किसी भी किस्म की कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो फॉलिकल ही ग्रो नहीं कर रहे, फॉलिकल नहीं ग्रो कर रहे तो साइकिल क्या हो गई है, रुक गई है फॉर द स्पैन ऑफ 9 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। अच्छा भाई, अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये इम्प्लांटेशन हो गई, एचसीजी है, फिर ये प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, 3 महीने तक का जो आपका कॉर्पस लूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा, फिर बन जाता है प्लासेंटा। प्लासेंटा खुद फिर जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सारी कहानी तब है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है? चल अब इधर सुनो, व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जाहिर सी बात है ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अब 24 से लेकर 48 आवर्स तक ये ओवम इंतजार करेगा स्पर्म का कि भाई स्पर्म आ जाए और फ्यूजन हो जाए। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने की सूरत में सिंपली क्या होगा, ये ओवम डाई कर जाएगा और ये ओवम इतना साइलेंटली डाई करेगा, ये कॉर्पस लूटियम को बताने की भी जहमत नहीं करेगा। अब सवाल ये होता है कि ये जो डाई किया हुआ ओवम है ये कहां जाएगा? इसको इनगल्फ कर लेगा कौन? मैक्रोफेजेस वगैरह खा जाएंगे, सिंपल। अब होगा क्या? अब होगा ये कि भाई ओवम तो कर गया डाई, ओवम कर गया डाई। व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होती? इधर देखो, व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन, यहां लिखता हूं, व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन डोंट हैपन, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि क्या होगा। पहली बात, आपका जो क्या मौजूद है, आपका जो ओवम है वो कर जाएगा डाई। ओवम क्या कर जाएगा? डाई कर जाएगा। अब जब ओवम डाई कर गया तो कोई मैसेज नहीं पहुंचा किसके पास? कोई मैसेज नहीं पहुंचा कॉर्पस लूटियम के पास। कॉर्पस लूटियम तकरीबन 10 से 12 दिनों तक प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा। लेकिन 10 से 12 दिनों के बाद अगर उसको एचसीजी नहीं मिला, यानी कि उसको मैसेज नहीं आया कि भाई प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो होगा ये कॉर्पस लूटियम कर जाएगा डीजेनरेट, और ये कॉर्पस लूटियम फिर एक वाइटिश स्कार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिस वाइटिश मास को आप नाम देते हो कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या का नाम देते हो? कॉर्पस एल्बिकेंस का नाम देते हो। अब जब कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो गया कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर, तो कोई प्रोजेस्टेरोन आना जो प्रोजेस्टेरोन है वो आना बंद हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग प्रोजेस्टेरोन की वजह से थिक हुई थी, ये क्या होगी? ये जो ब्लड वेसल है ये बंद हो जाएंगी। जैसे ही ब्लड वेसल बंद होंगी तो आसपास के जो ग्लैंड्स थे, आसपास की जो लाइनिंग थी, वो ब्लड वेसल की वजह से ही जिंदा थी। अब ब्लड वेसल बंद हो गई तो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग क्या हो जाएगी? एंडोमेट्रियल की लाइनिंग यहां से सेपरेट होना शुरू हो जाएगी एंड अल्टीमेटली क्या स्टार्ट हो जाएगी? अल्टीमेटली ये ब्लीडिंग कॉज करने लगेगा। दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सिंपल अल्फाज हो गया था। तो तकरीबन कोई आपका मैंने कितने दिन बनाए? 10 से 12 दिन तक क्या चलती रहेगी आपकी? ये साइकिल चलती रहेगी। सही है भैया? तो मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 15 टू 28 डेज तक आपकी कौन सी साइकिल चलती रहेगी? 15 टू 28 डेज तक आपकी ये वाली साइकिल चलती रहेगी। सिंपल। ये तो हो गया आपका क्या? ये तो हो गई आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? तो मैंने इसके अंदर ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। सही है भैया? अब इसके अंदर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो जल्दी से। कॉर्पस एल्बिकेंस, और बोलो भैया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये होता है कि सर ये वाली सारी कहानी तो आपने हमें समझा दी। इधर देखो, मैंने आपको यही बताया ना कि भाई जो ये वाला जो फेज है जिसके अंदर कॉर्पस लूटियम बन चुका है, अब कॉर्पस लूटियम जैसे ही बना तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है। एलएच का लेवल, एफएसएच का लेवल कम हो गया।
अब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत बढ़ गया तो अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा कब तक, जब तक कॉर्पस लूटियम काम कर रहा है। लेट सपोज कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो गया कॉर्पस अल्बिकेंस के अंदर, तो ये देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो गया, कम हो गया। अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग चलेगी और अल्टीमेटली फिर ये साइकिल क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं, एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है जो यहाँ पे अक्सर पूछा जा रहा होता है। वो क्वेश्चन ये है कि भाई अगर एक फीमेल है उसके अंदर 35 डेज की साइकिल है, तो ये बताओ कि फट जो ओव्यूलेशन होगी वो ओव्यूलेशन कब होगी। अब जाहिर सी बात है भाई, एक एक कपल आपके पास आता है और वो कहता है कि भाई वी आर ट्राइंग टू कंसीव बट वी कैन नॉट कंसीव, तो आप उसे 3-4 जो है वो कंसल्टेशन दोगे ना, तो क्या बोलोगे। भाई एक फीमेल है वो कहती है कि भाई मेरी साइकिल जो है वो 35 डेज की है, तो जो राइट टाइम टू गेट राइट टाइम टू कंसीव है वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है वो आपका ओव्यूलेशन वाला टाइम है। तो एक फीमेल जिसकी साइकिल 35 डेज की है, सवाल ये होता है कि यहाँ ओव्यूलेशन कब होगी। तो याद रखना जो लूटियल फेज है वो आपका कांस्टेंट है। लूटियल फेज क्या है, कांस्टेंट। लूटियल फेज हमेशा चलता है आपका 14 दिनों के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक फीमेल है जिसकी साइकिल क्या है, जिसकी साइकिल 35 डेज की है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन कब होगी, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी भाई 35 में से 20, 35 में से क्या माइनस कर लो, 35 में से 14 माइनस कर लो, तो क्या आंसर आएगा भैया, बोलो। अच्छा भाई आंसर कितना आ गया, 21। तो 21 डे पे क्या स्टार्ट होगी, ओव्यूलेशन स्टार्ट होगी। चलो अब एक और सवाल है। सवाल ये है कि एक फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है 14 फेब को। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। एक फीमेल है जिसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है 14 फेब को, तो ये बताओ कि ओव्यूलेशन कब होगी, और नॉर्मल डेज कितने, 28 डेज, ठीक है। ओव्यूलेशन कब होगी नॉर्मल, इस फीमेल की जो साइकिल है वो 28 डेज की है। अब ऑप्शन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन के अंदर होता है आपके पास 26 फैब, ठीक है। ऑप्शन बी में होता है 27 फैब, ऑप्शन सी में होता है 28 फैब, और अगर लीप ईयर है तो 29 भी दे देते हैं। ये चलो मैं 1 मार्च दे देता हूँ। क्या आंसर होगा इसका, चलो क्या आंसर होगा इसका। भाई सिंपल सी बात है, एक फीमेल है उसकी साइकिल 28 डेज की है, ठीक है। तो 28 डेज की साइकिल का मतलब ये कि उसको फर्टिलाइज जो ओव्यूलेशन हो रही है वो 14th डे पर हो रही है, ठीक है। तो 14th फैब से 14 डेज कब बन रहे हैं, 28 डे को, ठीक है, 28 फैब को। तो 28 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ। चलो क्वेश्चन ये है कि फीमेल ये कहती है कि भाई मेरी साइकिल जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली, चलो इसको लिखते हैं 30 डेज की। कितने दिनों की, 30 डेज की, 30 डेज की उसकी साइकिल है। एंड सवाल ये है कि ओव्यूलेशन कब होगी, ठीक है। अगर वो ये कहती है, अगर वो ये कहती है कि मेरी जो एलएमपी थी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, एलएमपी कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को। भाई एक फीमेल है वो आपके साथ, वो आपके पास आती है, वो पूछती है कि भाई व्हाट इज द राइट टाइम टू कंसीव, ठीक है। तो आप उससे पूछते हो कि भाई तुम्हें आखिरी दफा जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो किस डेट को स्टार्ट हुई थी, उसे कहते हैं एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो एलएमपी वो बताती है कि भाई मुझे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई थी वो हुई थी अप्रोक्सीमेटली, चलते हैं लेकर इसे 1 मार्च को, 1 मार्च को। तो अब ये बताइए कि मार्च के महीने में ओव्यूलेशन कब होगी।
मार्च के महीने में ओव्यूलेशन कब होगी? बोलो भैया। बच्चा क्या हो गया? सिंपल सी बात है। एक फीमेल है, वो कहती है कि भाई मुझे जो है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई थी 1 मार्च को। ठीक है, इसकी साइकिल है 30 डेज की। ठीक है, तो अगली जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी वो इसको होगी 30 मार्च को। कब होगी? 30 मार्च को। सिंपल है ना भाई। अगर एक फीमेल है, वो आपके पास आके कहती है कि मुझे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लास्ट हुई थी 1 मार्च को, तो अगली जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी वो होगी 30 मार्च को। सिंपल। 30 दिनों की साइकिल है ना। इन 30 दिनों की साइकिल में ओव्यूलेशन कहां पे होगी? तो आपको पता है 30 में से 14 माइनस कर लो, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? बोलो भाई, क्या आंसर आएगा? 16? क्या जवाब होना चाहिए? यस। अप्रोक्सीमेटली 16 मार्च को क्या होगी भैया? 16 मार्च को 16 मार्च को ओव्यूलेशन। तो द राइट टाइम टू कंसीव इज राइट टाइम टू कंसीव इज 16 मार्च। अब सवाल ये होता है कि 16 मार्च इज द राइट टाइम टू कंसीव। तो सर क्या आगे पीछे अगर जो है वो आपका आगे पीछे जो है वो अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या स्पर्म जिंदा नहीं रहेगा? देखो बेटा, होता यह है कि जो आपका स्पर्म है ना, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ये स्पर्म जिंदा रहता है अप्रोक्सीमेटली 24 से 48 आवर्स तक। तो 24 से 48 आवर्स तक आपका स्पर्म जिंदा रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। 24 टू 48 आवर, यानी कि 1 से 2 दिन। कुछ किताबें 72 आवर्स तक भी कहती हैं, 3 दिनों तक भी कहती हैं, लेकिन अगर आप इसे 24 से 72 कह लो तब भी बात सेम ही है कि 3 दिनों तक आपका स्पर्म जिंदा रह सकता है। यानी कि एक फीमेल जो कि जो कि ओव्यूलेट कर रही है 16 फैब को, सॉरी 16 मार्च को, तो इससे पहले के 3 दिन और इससे बाद के 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जहां पे क्या हो सकती है, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अब सवाल ये होता है कि एक फीमेल जो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, उसको हर महीने ये काम करना पड़ेगा कि भाई उसको ओव्यूलेशन कब हो रही है। अब बड़े अच्छे जो है वो आपके पास पीरियड ट्रैकर्स के नाम से एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जो आप अपने मोबाइल के अंदर सिंपल डाउनलोड कर सकते हो। वो एलएमपी पूछते हैं कि भाई आपको कब लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई है, फिर वो पूरा एक चार्ट बना रहे होते हैं आपका। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है, जो नॉर्मली हम जो मैरिड कपल्स होते हैं उनको बता रहे होते हैं कि भाई आप जो है वो सिंपली क्या करो, ये मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो एंड अल्टीमेटली जो है हर महीने इस एप्लीकेशन को अपडेट करते रहो। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अल्टीमेटली ये जो इतनी लंबी कहानी है ना, ये आपको करनी नहीं पड़ती। वो एप्लीकेशन सिंपल आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके हिसाब से फिर आपको ओव्यूलेशन का टाइम बता रहा होता है। ठीक है, तो ये बड़ी कंसीव का मतलब है प्रेगनेंसी हो जाना। ठीक है, कंसीव का मतलब है प्रेगनेंसी होना जाना। एलएमपी बोले तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, एलएमपी बोले तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लास्ट कब स्टार्ट होती है। ठीक है, ये होता है एलएमपी। और बोलो, और क्वेश्चंस डिस्कस करें? और क्वेश्चंस डिस्कस करें? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। एक मैरिड कपल है, ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर। मैरिड कपल है, वो आपके पास आता है और वो ये कहता है कि भाई वी आर ट्राइंग टू कंसीव सिंस 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कंसीव, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो आप उनसे क्या पूछते हो? आप उनसे पूछते हो
LMP, वो आपको LMP बताते हैं, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बताते हैं कि भाई हुई थी, मान के चलता हूँ, चलो मान के चलता हूँ मैं, हुई थी आपकी 27 जनवरी को, 27 जनवरी को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 27 जनवरी को हुई थी। और वो फीमेल ये कहती है कि भाई नॉर्मली जो है वो मुझे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है वो नॉर्मली मेरी होती है अप्रॉक्सीमेटली कोई 33 डेज की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नॉर्मली कितने दिनों की है? डेज ऑफ साइकिल कितने भाई? 33, 33 दिनों की साइकिल है। सवाल ये होता है कि वो आपसे पूछते हैं भाई कि क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली ऐसे ही आता है कि फैब के अंदर व्हाट इज द राइट टाइम फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है? क्या जवाब होगा? बोलो भैया, क्या जवाब होगा? सिंपल, बहुत सिंपल है। भाई सिंपल है ना, आप देखो इस फीमेल में ओव्यूलेशन कब होगी? 33 माइनस 14, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? 33 माइनस 14, आंसर क्या होगा? हाँ भाई 33 माइनस 14, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 19, सिंपल 19 आंसर होगा, यानी कि ओव्यूलेशन होगी 19th डे पर। अब सवाल ये होता है कि भाई 27 से लेकर जनवरी का महीना होता है 31 का, ठीक है? 27, 28, 29, 30, 31, 4 दिन तो ये हो गए, ठीक है? 4 दिन ये हो गए, तो 4 दिन तो ये हो गए। 19th डे पे क्या होगी? 19th डे पे आपकी ओव्यूलेशन होगी, तो 4 दिन तो ये हो गए। पीछे कितने बचे? पीछे बचे आपके, पीछे बचे आपके कितने दिन? पीछे बचे आपके कितने दिन? हाँ भाई पीछे कितने दिन बचे? तकरीबन 15 दिन बचे। तो 15 फैब को आपकी क्या हो जाएगी? 15 फैब को आपकी ओव्यूलेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये 15th डे से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले और 15th डे के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, दिस इज द राइट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। ये आप याद रख सकते। सही है भैया? इसके अंदर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, ताकि हम फिर बात करें किसकी? हम बात करें किसकी भैया? हम बात करें फीमेल इनफर्टिलिटी की। चलो एक दो और सवाल कर लेते, फरमाइश आ रही है, बड़े मजे आ रहे हैं भैया, तुम लोग गायनाकोलॉजी क्लिनिक में बैठे हो। चलो सवाल है, सवाल ये है कि भाई एक फीमेल है, एक फीमेल है, वो आती है और वो कहती है कि भाई मेरी जो LMP थी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, वो था, मान के चलता हूँ, अब थोड़ा सा मुश्किल देता हूँ, वो था 26 जनवरी को, वो था 26 जनवरी को। और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? 26 जनवरी को था एंड फिर ये पूछता है कि भाई उसकी जो साइकिल है, नंबर ऑफ डेज ऑफ साइकिल है, डेज ऑफ साइकिल है, वो कितने दिनों का होता है? वो होता है अप्रॉक्सीमेटली, मानता हूँ मैं 29 डेज कर लेते, चलो इसे 29 डेज का है। तो सवाल ये होता है कि इस 26 जनवरी से पहले कब ओव्यूलेशन हुई होगी? बोलो भैया 26 जनवरी से पहले कब ओव्यूलेशन हुई होगी? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। तो 29 में से 14 माइनस कर लो, 29 में से 14 माइनस करोगे कितना आएगा आंसर? 15 आएगा। अच्छा अब इस 26 में से 15 माइनस कर लो, तो 26 माइनस 15 क्या आंसर आएगा? बोलो क्या आंसर आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 11 जनवरी, ठीक है? मैंने पहले का पूछा है, बाद का नहीं पूछा। 11 जनवरी,
अप्रोक्सीमेटली 11 जनवरी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भैया? आगे बढ़े बेटा, मैं फरवरी में पूछ ही नहीं रहा, मैं जनवरी में पूछ रहा हूं। आगे बढ़े भाई। सर सर्विक्स वाला जो फंक्शन आपने एलएच का बताया है वो ईस्ट्रोजन का लिखा है, तो आप ईस्ट्रोजन याद कर लो। जो इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर ये एलएच का लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की। तो इनफर्टिलिटी की जो क्लासिकल डेफिनेशन आपकी बुक पढ़ाती है, या इनफर्टिलिटी की जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या है भैया? इनफर्टिलिटी की जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो ये है कि अ कपल is trying to conceive since 1 year with unprotected sexual intercourse। तो यही डेफिनेशन हमने मेल्स के अंदर भी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेस क्या होते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेस क्या होते हैं? देखो भाई, फीमेल में इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं? मेल में हमने क्या पढ़ा था? मेल में हमने पढ़ा था कि भाई कोई इजैकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भाई अगर सीमेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि भाई स्पर्म नहीं है, स्पर्म की क्वांटिटी कम है, सीमेन की क्वांटिटी कम है, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है पूरे पाथ में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा था कि कुछ लाइफस्टाइल जैसे ओबेसिटी, मोटापा, उसके अलावा हमने पढ़ा था स्मोकिंग, ये क्या करती है आपकी मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर रही होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब सवाल ये होता है कि क्या फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है? यस, फीमेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। नंबर 1, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर का क्या मतलब है? ओव्यूलेशन हो ही ना। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो क्या प्रेगनेंसी के चांस है? ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के चांस नहीं है। ओव्यूलेशन नहीं है, ओवम नहीं है, तो फर्टिलाइज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ओव्यूलेशन या तो हो नहीं रही या हो रही है तो इरेगुलर हो रही है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देयर माइट बी अ चांस कि वहां पे क्या हो? इनफर्टिलिटी हो। सवाल ये होता है किन वजूहात की बिना पर आपकी ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है? अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस कब होती है फीमेल में? हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है फीमेल्स में, बहुत कॉमन है थायराइड, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, दोनों, हाइपर या हाइपो, दोनों थायराइडिज्म के अंदर फीमेल में क्या देखने को मिलती है आपको? फीमेल में आपको देखने को मिलती है डिस्टर्बेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अल्टीमेटली इन हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है? अल्टीमेटली इन हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, या ओव्यूलेशन होती है तो इरेगुलर होती है, एंड अल्टीमेटली जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी देखने को इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। सवाल ये होता है एक फीमेल है, वो उसको थायराइड की बीमारी है, थायराइड प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? उसका थायराइड सही करोगे, सिंपल, थायराइड के प्रोफाइल ठीक करोगे। या और क्या मसला हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस और कैसे हो सकता है? पीसीओएस। पीसीओएस बोले तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, बहुत कॉमन है। जब आप आगे एमबीबीएस में जाओगे ना, तो आप जब गायनेकोलॉजी के अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दौर में रीसेंट स्टडीज के मुताबिक हर 5 या हर 3 में से, डिफरेंट स्टडीज डिफरेंट कहती हैं, बट ये रेशो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हर 5-10 में से 1 या 2 फीमेल जो है वो पीसीओएस के शिकार निकला। अब ये पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस होता ये, लेट सपोज दिस इज द ओवरी, इस ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल ग्रो कर जाते हैं और वो रप्चर नहीं करते, तो ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं। अगर आप यहां देखो तो ये ओवरी के अंदर क्या बन गए? फॉलिकल्स ग्रो कर गए। ये क्या बना रहे? सिस्ट बना रहे, छाला बना रहे। तो अल्टीमेटली ओवरी इज जस्ट लुकिंग लाइक अ छाला। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, सही है। इसे आप क्या कहते हो भैया? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हो। ये बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर, इसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। उसके अलावा प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, ओवरी के अंदर फॉलिकल ग्रो ही ना कर पाए, अगेन हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ठीक है,
पीसीओएस का कॉज क्या है? पीसीओएस का कॉज है ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा कॉज करती है। उसके अलावा जो डाइट है, डाइट के अंदर ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो आपकी पीसीओएस कॉज करती हैं। उसके अलावा फैमिली में अगर आपकी चल रहा है तो वो भी मसला होता है। एंड अल्टीमेटली पीसीओएस में अगर आप जो है वो क्या ना करो, अगर आप पीसीओएस को ट्रीट ना करो, आप जो है वो अपने हालात ठीक ना करो, तो इट मे कॉज परमानेंट इनफर्टिलिटी। ये परमानेंट इनफर्टिलिटी भी कर देती है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, और बोलो। पीसीओडी इज बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, कुछ भी नहीं है। सिंड्रोम और डिजीज में फर्क आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, डिफरेंट है थोड़ा सा। और बोलो, सिम्टम्स क्या होते हैं? अल्टीमेटली मोटापा देखने को मिलता है, बहुत सारी और मसले मसाइल होते हैं, वो भी आपकी डिस्कशन है भी नहीं, तो हम यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। अब सोचो, फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक, अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंफ्लेमेशन हो गई, इसे आप क्या कहते हो? सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस, सेल्फिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब में या तो फेलोपियन ट्यूब बंद है, फेलोपियन ट्यूब बंद है, या फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हुई हुई। तो भाई फेलोपियन ट्यूब बंद है तो स्पर्म आएगा कैसे? यहाँ पे नहीं आ सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब ट्रीटमेंट क्या है? अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करो, अगर कोई ब्लॉकेज है तो इस ब्लॉकेज को खोलो। कैसे? डिफरेंट डिफरेंट इसके मेथड्स आते हैं, सर्जरी के अंदर पढ़ते हैं, बट अभी आपने पढ़ना नहीं है। फिर आता है पेल्विक। अब होता यह है कि क्यों होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। ये भी फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। पीआईडी कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके अंदर आपका जो क्या मौजूद है, आपकी अगर आप यहां देखो, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब और ओवरी क्या हो गई? इन्फ्लेम हो गई है, क्योंकि ये दोनों का है, पेल्विस के अंदर है, तो इसे आप कहते हो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, उसके और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बस नाम याद करके चलो। सही है, आगे बढ़ो। एंडोमीट्रियोसिस, ये भी बहुत कॉमन है। एंडोमीट्रियोसिस क्या है? नॉर्मली एंडोमीट्रियम आपको कहां देखने को मिलता है? यूट्रस के अंदर। बट सोचो, अगर एंडोमीट्रियम जैसा टिश्यू ओवरी के अंदर ग्रो कर जाए, ये अगर आप यहां देखो, यहां पे मैंने स्लाइड लगाई भी है, दिस इज द स्लाइड जो एंडोमेट्रियोसिस की है। अगर आप यहां देखते हो, यहां पे आपको क्या नजर आता है? यहां पे आपको ये नजर आता है कि एंडोमेट्रियम यहां है और कुछ एंडोमेट्रियल टिश्यू यहां भी ग्रो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस अगर कहां हो जाए? फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए, तो फेलोपियन ट्यूब क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। उसके अलावा अगर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, वो उसकी आज से 2 साल पहले सर्जरी हुई थी फेलोपियन ट्यूब के अंदर, अब मसला क्या आया? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, या फेलोपियन ट्यूब ही नहीं है, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रीवियस सर्जरी। अब आ जाओ आगे, और क्या कॉज हो सकते हैं? एक तो हो गया आपका ओव्यूलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर, दूसरा हो गया फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तीसरा यूटेराइन प्रॉब्लम है या सर्विकल प्रॉब्लम है। अब होता यह है कि यूट्रस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी हो गई, बट यूट्रस के अंदर वो इंप्लांट ही नहीं हो पाया, तो क्या होगा? अगेन कोई कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। एग्जाम्पल, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये हो सकता है? फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? अगर आप यहां देखो तो कुछ फाइब्रस टिश्यू, कुछ स्कार टिश्यू कहां ग्रो कर गए? यूट्रस के अंदर ग्रो कर गए। अब यूट्रस के अंदर स्कार टिश्यू ग्रो कर गए, फाइब्रस टिश्यू ग्रो कर गए, तो क्या यहां पे इंप्लांटेशन हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। और पॉलिप, पॉलिप कहते हैं नॉन कैंसरस ग्रोथ को, नॉन कैंसरस। ये कैंसरस नहीं होती, इसे उर्दू में कहते हैं रसौली। आपने सुना होगा यूट्रस में रसौली हो गई, ये वही चीज है। कैंसर, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आप यहां देखो तो ये आउट ग्रोथ हो गई। ठीक है, इसी तरीके से नेजल पॉलिप भी हो जाता है, नेजल पॉलिप भी होता है। ये हो गया। उसके अलावा एक और चीज होती है जिसे आप कहते हो सर्विकल स्टेनोसिस। सर्विक्स के जरिए ही तो स्पर्म ऊपर जाएगा, लेकिन अगर सर्विक्स ही बंद हो, क्या होगा? स्पर्म ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, तो अल्टीमेटली कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? यूट्राइन टिश्यू ग्रो आउटसाइड द यूट्रस। इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी, स्कारिंग होगी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगी, और भी कई सारे मसाइल हैं। फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एक फीमेल है। अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, ये अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है कि भाई एक फीमेल है, वो आती है, वो है तकरीबन 45 साल की, और वो आपके पास आके कहती है कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम
टू कंसीव, तो आप उसको क्या कहोगे भाई? तुम्हें मसला क्या है? आपने सब कुछ करवा लिया, सब कुछ नॉर्मल आ जा रहा है, आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे भाई अपनी एज भी तो देखो 45 ईयर्स। तो 45 ईयर या ओल्ड एज जो होती है, इसके अंदर एग क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क देखने को मिलता है, यानी कि एग की क्वालिटी वो नहीं रहती जो 25 साल की उम्र में थी या जो 26 साल की उम्र में थी। आइडियली आपकी जो एज, जो अच्छी क्वालिटी का आपको एग मिलता है, वो मिलता है अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 25 साल की उम्र में, 25, 26, 27, ये वो एज है जहां पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का एग देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम कहानी मेल्स में भी होती है कि नॉर्मली मेल्स के अंदर जो 26 से ऑनवर्ड्स एज होती है, 27, 28, इसके अंदर उनके अंदर भी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो फिर स्पर्म क्वालिटी गिरना शुरू होती है एंड देयर इज अ चांस ऑफ इनफर्टिलिटी। वहां पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है? तो इसलिए जो आइडियल एज होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 20 से 25, 26, 27। ये आइडियल एज है। अच्छा भैया, चलो अ, अब जो है वो अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं, आगे जो है वो हमारा टॉपिक है आईवीएफ का, टेस्ट ट्यूब बेबी का, और मिसकैरेज और एबॉर्शन का भी एक टॉपिक है, उसको भी हमने डिस्कस करना है। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं 10 मिनट्स ब्रेक। 10 मिनट्स ब्रेक लेते हैं और फिर हम क्लास को रिज्यूम करते हैं। ठीक है भैया? चलो भाई, अब हम बात कर रहे हैं आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की। ठीक है? आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या चीज है? देखो, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, फीमेल से अच्छा ज्यादा जो बेहतर लफ्ज है वो है एक मैरिड कपल। ठीक है? एक मैरिड कपल है, वो आपके पास आता है और वो ये कहता है कि भाई वी आर ट्राइंग टू कंसीव, वी आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही। आप क्या करते हो? आप जो है वो डिफरेंट टेस्ट करवाते हो, पता करना चाहते हो कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आई है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। बट आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलते हो, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो है वो उनको कहोगे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो करना है। अब सवाल ये होता है कि भाई अब आप क्या करोगे? आपने डिफरेंट टेस्ट करवा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, या प्रॉब्लम आती है उसको आप ट्रीट करने चलते हो, ट्रीट नहीं हो पाती, लेकिन दे वांट अ चाइल्ड, उनको तो बच्चा चाहिए। अब सवाल ये होता है कि उस केस में आप क्या करोगे? उस केस के अंदर आप एक टेक्निक अप्लाई करते हो जिसको कहते हो आप आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि आप फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो आउटसाइड द बॉडी। कहां फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो? बॉडी के बाहर। अब सवाल ये होता है कि बॉडी के बाहर आप फर्टिलाइजेशन करवाओगे भी कैसे? आप बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कैसे करवाओगे? तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक टेक्निक अप्लाई करोगे जैसे आईवीएफ कहोगे। अब आईवीएफ के अंदर हो क्या है? आईवीएफ के अंदर सिंपली ये हो रहा है कि वो काम जो बॉडी के अंदर होता था, फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर एम्पुला के अंदर होती थी, अब आप उसे बॉडी के बाहर करवा रहे हो। इसके अंदर करते क्या है? सबसे पहले तो एक डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, भाई डॉक्टर कह देता है कि अब पॉसिबल ही नहीं है कि जो है वो आप प्रेग्नेंट हो सको, तो आप फिर आप क्या करोगे? आप टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाओगे, डॉक्टर ये बात प्रिस्क्राइब कर देता है। फिर आप क्या करते हो? नॉर्मल आप सारे जो भी वर्कअप होते हैं वो करवाते हो, ठीक है, ये आपके लेवल पे नहीं, बट कुछ बातें जो आपके लेवल पे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, आपने फीमेल से लेना है एग और मेल से लेना है स्पर्म। तो स्पर्म तो आपको फिर भी मिल जाएगा एनी टाइम, या अगर लेट सपोज मेल है उसमें स्पर्म क्वालिटी कम है तो आप उसको भी जो है वो ट्रीट करने की कोशिश करोगे ताकि स्पर्म आपको अच्छा मिले। अब आपने स्पर्म का सैंपल ले लिया मेल का, स्पर्म आपने ले लिया मेल से, फिर आप क्या करोगे?
इस ओवरी को स्टिमुलेट करोगे और आप इस ओवरी से 2-3 एग्स क्या ले लो, 2-3 एग्स जो है वो निकाल लोगे। अब आप इसको एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर फर्टिलाइज करवाओगे। बकायदा एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर आप फर्टिलाइज करवाते हो और फिर फर्टिलाइज करवाने के बाद आप सिंपली क्या करते हो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो पहले बनता है 2 सेल स्टेज का सेल, फिर बनता है 4 सेल स्टेज का सेल, फिर बनता है 8 सेल स्टेज का सेल। ठीक है, जब आप 8 या 32 स्टेज आती है, नॉर्मली 16 या 32 स्टेज पे आप उसे क्या कर देते हो, मदर के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करवा देते हो और फिर जो है वो आप प्रोजेस्टेरॉन देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। दिस इज सिंपल द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत आसानी से आपने बस इतना याद रखना है, इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं रखना है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, ठीक है, अब हमारे पास जो एक अगला टॉपिक है जिसके बाद बस क्लास एंड हो जाएगी, फिर आपने नमाज वगैरह जो भी पढ़नी है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है एंड दिस इज बेसिकली द मिसकैरेज, मिसकैरेज या एबॉर्शन, मिसकैरेज या एबॉर्शन। अब ये मिसकैरेज या एबॉर्शन होता क्या है? देखो, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेगनेंसी कितने वीक्स तक चलती है, तो आप ये कहोगे कि भाई प्रेगनेंसी जो है वो 37 वीक 36 वीक इस पे चलती है। अगर अगर किसी भी वजह से अगर प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से पहले खत्म हो जाए, लॉस हो जाए, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20th वीक, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक, 20 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी खत्म हो जाए, क्या हो जाए, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, उसे आप क्या कहते हो, मिसकैरेज का नाम देते हो। अब सवाल यह होता है कि क्या ये मिसकैरेज हम करवा रहे या ये मिसकैरेज नेचर करवा रही? ये वो चीज है मिसकैरेज। अगर मैं टर्म मिसकैरेज की बात करूं तो मिसकैरेज नेचुरली होता है। क्या होता है, नेचुरली होता है। इसीलिए इसीलिए आप मिसकैरेज को नेचुरल एबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन सी चीजें हैं जो मिसकैरेज करवा सकती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो क्या करवा सकती है, मिसकैरेज करवा सकती है। अब इसमें लंबी जो है वो लिस्ट है, बट इसके अंदर आप ये याद कर लो कि लेट सपोज एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट होती है, बट होता ये कि किसी भी वजह से उसके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस आती है, मिसकैरेज के चांस है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री में। ठीक है, अब जब भी आप मिसकैरेज का केस देखते हो तो आप ये पूछते हो कि भाई आपकी फैमिली के अंदर किसी का मिसकैरेज हुआ था, तो वो भी आप पूछ रहे होते हो। उसके अलावा आप क्या पूछते हो, उसके अलावा आप बेसिकली ये पूछ रहे होते हो कि उसके अलावा भी और सारे मसले मसाइल होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, भाई लेट सपोज दिस इज द यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस है, अब ये वो बच्चा था और ये था आपका अम्बिलिकल कॉर्ड और ये था आपका प्लासेंटा। किसी भी वजह से अगर प्लासेंटा निकल जाए तो क्या होगा, मिसकैरेज हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और भी कई सारे मसले मसाइल होते हैं। जैसे आप जो है वो ये देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई बेबी ग्रो किया और बेबी की जो इम्प्लांटेशन हुई, एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन हुई, वो यहाँ सर्विक्स के पास हुई। अब सर्विक्स के पास वो ग्रो कितना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो अबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाएगा। अब ये जो मिसकैरेज हो गया, अब अबॉर्शन क्या होता है, देखो इसके अंदर आपकी बुक में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बट जो बातें लिखी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अबॉर्शन इज बेसिकली जिसके अंदर आप खुद क्या करवा रहे हो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रहे हो। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20th वीक। अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20th वीक, सवाल ये होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अबॉर्शन इलीगल है, ये लीगल है। तो देखो, पाकिस्तान के अंदर जो थेरेप्यूटिक अबॉर्शन है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बेबी है, एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट होती है
और जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो हमें बाद में पता चलता है कि उस बच्चे का सर नहीं बना, या उस बच्चे के हाथ नहीं बने, या उस बच्चे का पैर नहीं बना। तो अब डॉक्टर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एक ऑप्शन रख सके, भई आप इसे अबॉर्ट करवा दो। ये तो हो गया इसका वो पर्पस जो मेडिकल पर्पस है। सवाल ये होता है कि क्या इस्लामिक प्रैक्टिस के अंदर अबॉर्शन जायज़ है या नाजायज़ है? ठीक है, ये थोड़ा-सा एक आगे की चीज़ है, बट सुन लो, ठीक है? तो नॉर्मली अगर थेरेप्यूटिक उसकी बात करूँ, थेरेप्यूटिक अबॉर्शन की बात करूँ, दैट्स टोटली लीगल, ठीक है? चलो, ओके, अच्छा। अब इसके अंदर ये तो हो गया हमारा अबॉर्शन और मिसकैरेज का टॉपिक कंप्लीट।